खीरपुर राज्य बहुत ही सुंदर राज्य है। इस राज्य के चारों तरफ जंगल, सुंदर पहाड़ियाँ, झरने और तालाब हैं, जो कि इस राज्य की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। हमारा खीरपुर तो इतना सुंदर है कि मैं तो मरने के बाद भी यहीं रहना चाहता हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप महाराज? सच ही कह रहा हूँ। हमारा राज्य किसी स्वर्ग से कम है क्या? नहीं महाराज, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि उतनी सुंदरता तो शायद स्वर्ग में भी नहीं होगी जितनी हमारे राज्य में है। पर यही सुंदरता हमारे राज्य के लिए अहितकारी भी बनी हुई है। इस बात का तो मुझे भी दुख है महारानी कि कहीं ये सुंदरता एक दिन हमारे राज्य की जनता के लिए दुश्मन ना बन बैठे। जब भी किसी पड़ोसी राज्य के राजा को हमारे राज्य की सुंदरता के बारे में पता चलता है, वो हमारे राज्य पर कब्जा करने की कोशिश करता है। सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं महाराज। आपके रहते हुए कोई दुश्मन हमारे राज्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ महारानी, मैं कब तक अपने राज्य की रक्षा करता रहूंगा? अब मुझे राजगद्दी के लिए कोई उत्तराधिकारी चाहिए। राजा की इस बात से रानी की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वो इस राज्य को इसका उत्तराधिकारी नहीं दे पाई थी। राजा तो वैसे बहुत बहादुर था, पर अब उसकी उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अब आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए महाराज। यही राज्य के हित के लिए आवश्यक है। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपको और इस राजघराने को इसका वारिस नहीं दे पाई। इतना कहते हुए रानी की आंखों से आंसू टपक पड़े। आप अपने ये अनमोल आंसू मत बहाइए महारानी। आप हमें वारिस नहीं दे पाई, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो ऊपर वाले की मर्जी है कि वो कब किसके घर में खुशियां दे और कब किसकी खुशियां छीन ले। ठीक कहा महाराज आपने, पर अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। मैं जल्द ही आपके दूसरे विवाह की तैयारी करती हूँ। अब पूरे राज्य में खुशियां छा जाती है, क्योंकि राजा का दूसरा विवाह हो रहा था। महल के साथ साथ पूरे राज्य को भी दुल्हन की तरह सजाया जाता है और बड़े ही धूमधाम से राजा की दूसरी शादी होती है। हे ईश्वर, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार मुझे अपने राज्य के लिए उत्तराधिकारी मिल जाएगा। देखते ही देखते राजा की दूसरी शादी को भी 2 साल से ज्यादा समय बीत जाता है, पर दूसरी पत्नी से भी राजा को कोई संतान नहीं होती। लगता है कि मैं खुद ही अभागा हूँ, इसीलिए भगवान भी मुझ पर अपनी दया नहीं दिखा रहे हैं। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। आपकी दूसरी शादी से भी आपको संतान नहीं हुई। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही वो खास आदमी हम सबके सामने आ जाए, क्योंकि अब तो मेरा शरीर भी धीरे धीरे मेरा साथ छोड़ रहा है। राजा जोर से खांसने लगता है। आप ठीक तो है ना महाराज? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा मन दुखी है। आप पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दीजिए कि जो भी किसी तरह से मेरे मन को खुश करेगा, मैं उसको इनाम के तौर पर राजा बना दूंगा। ठीक है महाराज, मैं आपका ये संदेश पूरे राज्य में फैला देती हूँ। अब रानी के कहने पर कुछ संदेशवाहक पूरे राज्य में राजा की कही हुई इस बात को फैला देते हैं कि जो भी राजा के मन को प्रसन्न करेगा, वो इस राज्य का राजा बनेगा। ये खबर सुनकर राज्य के सभी लोग अलग अलग तरीके अपनाने लगते हैं। ले लीजिए महाराज, ये सुगंधित फूलों की माला पहन लीजिए। ऐसे फूल तो मैंने आज तक नहीं देखे। महाराज, मैं इन फूलों को हिमालय पर्वत से खास आपके लिए लेकर आया हूँ। वो आदमी राजा के गले में फूलों की माला डालता है, पर इससे राजा का मन खुश नहीं होता और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरा आदमी आगे आता है। ये लीजिए महाराज, मैंने ये वस्त्र खास आपके लिए बनाया है। सर्दियों में भी आपको गर्मी का एहसास देगा। वो आदमी राजा को कोट देता है, पर राजा उसके कोट से भी खुश नहीं होता और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। और फिर तीसरा आदमी राजा के पास आता है, जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा घड़ा है।
वो उस घड़े को राजा के सामने रखता है। ये लीजिए महाराज, मेरी तरफ से ये एक छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। राजा उस घड़े के पास आता है। क्या है इस घड़े में? आप खुद ही देख लीजिए महाराज। राजा अपने हाथ घड़े के अंदर डालता है और उसमें से सोने चांदी के सिक्के और कुछ कीमती उपहार निकालता है। ये सब क्या है? महाराज, ये सब मेरी और मेरे कई पूर्वजों की कमाई हुई संपदा है जो आपको अर्पित करने के लिए मैं लाया हूँ। मैंने तो ऐसे किसी धन की अपेक्षा नहीं की थी, और ये सब तुम्हारी मेहनत की कमाई है। मैं ये सब हरगिज स्वीकार नहीं कर सकता। ले जाओ इसे। वो आदमी अपना घड़ा उठाकर वहाँ से वापस चला जाता है। इस तरह से और भी कई लोग आते हैं और राजा को खुश करने की कोशिश करते हैं, पर राजा खुश नहीं होता है। मुझे लगता है कि अब मैं कभी भी खुश नहीं होऊंगा। तभी एक बावर्ची राजा के दरबार में आता है। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको खुश करूंगा। अब तुम क्या लेकर आए हो मुझे खुश करने के लिए? मैं कुछ लेकर नहीं आया हूँ महाराज, बल्कि मैं तो आपको अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। आप मेरा निमंत्रण स्वीकार करें और कृपा करके मेरे साथ चलें। कहाँ ले जाना चाहते हो मुझे? मैं आपको अपने घर ले जाना चाहता हूँ महाराज। पर क्यों? ऐसा क्या है जो तुम यहाँ पर पेश नहीं कर सकते? जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ उसको मैं यहाँ पर भी लेकर आ सकता था, पर उसको ग्रहण करने के लिए अगर आप खुद मेरे घर पर आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी महाराज। और वैसे भी वो चीज यहाँ लाने पर ठंडी और स्वादहीन हो सकती थी। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वो बावर्ची राजा को अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहाँ उसने कई तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाकर रखे हैं, जिसमें से स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू आ रही होती है। और वो एक एक करके सभी पकवान राजा के सामने परोसता है। ये लीजिए महाराज और खाइए। ये सब मैंने अपने हाथों से बनाया है। मैंने सुना है कि इंसान के दिल का रास्ता उसके मुंह और पेट से होकर जाता है। राजा को भूख लगी थी, इसलिए वो बड़े ही चाव से पकवान खाने लगता है। आज तक राजा ने कभी भी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं किया था। राजा को उस बावर्ची के हाथ का बना हुआ खाना सचमुच बहुत पसंद आता है और राजा ये खाना खाकर मन से खुश हो जाता है। तुमने आज मुझे पूरे मन से प्रसन्न कर दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें खीरपुर का राजा घोषित करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सुनो। जी महाराज, कहिए। राजा बनने के बाद भी मुझे ऐसा ही स्वादिष्ट भोजन खिलाओगे क्या? हाँ महाराज, जरूर खिलाऊंगा। मैं सच कहूँ तो आज तक मैंने किसी भी राजशाही दावत में इस तरह का खाना नहीं खाया था, और ना ही हमारे दरबार में किसी भी रसोइये के हाथों में ऐसा जादू है जो कि तुम्हारे हाथों में है। चलो, अब तुम मेरे साथ चलो। अब राजा उस बावर्ची को अपने साथ राज दरबार में लेकर आता है और अपने खुद के हाथों से उसे राज मुकुट पहनाता है और राजगद्दी पर बिठाकर राज्य अभिषेक करता है। आज के बाद तुम खीरपुर के नए राजा हो और मैं अब इस पद का सारा कार्यभार तुम्हें सौंपता हूँ। बावर्ची अब खीरपुर का राजा तो बन गया था, पर उसमें अब भी वही नम्रता और सादगी थी। वो अपने पूरे राज दरबार के लिए अपने हाथों से भोजन पकाया करता था, जिस कारण सभी दरबारी उससे बहुत खुश थे। शायद आपकी किस्मत में इस महान राज्य का राजा बनना था, इसीलिए 2 शादियां करने के बाद भी महाराज को कोई संतान नहीं हुई। शायद हाँ, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, पर उससे भी अच्छा है मेरे हाथों का स्वाद, जिसके सभी लोग दीवाने हैं। और उससे भी बड़ी बात है आपकी नम्रता, जो कि एक राजा बनने के बाद भी वैसी ही बनी हुई है जैसे कि राजा बनने के पहले थी। ये सब तो आप सभी का प्यार है महारानी, और मैं हमेशा इस प्यार की इसी तरह से कद्र करता रहूंगा। आज हमारी और महाराज की 50वीं सालगिरह है। क्या आप आज खाने में कुछ अलग बना सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं महारानी।
आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही खाने में बना दूंगा। आज खाने की फरमाइश मैं खुद नहीं करूंगी। आपको जो भी पसंद हो आप अपनी मर्जी का बना सकते हैं। और आज की ये दावत आपकी तरफ से हम दोनों के लिए एक बेहतरीन तोहफा होगी। ठीक है महारानी, मैं आपको और महाराज को बहुत ही शानदार और स्वादिष्ट तोहफा दूंगा। बावर्ची राजा आज दिन से ही रात के खाने की तैयारी करने में लग जाता है। वो पूरी मेहनत और लगन से खाना बनाता है और रात होने से पहले ही वो सारा खाना बनाकर तैयार कर देता है और दरबार में जाकर सभी को दावत के लिए आमंत्रित करता है। दावत की सभी तैयारियां हो चुकी हैं। आप सभी आइए और दावत का लुत्फ उठाइए। रानी और महाराज के साथ साथ सभी मंत्री और दरबारी दावत का आनंद लेने के लिए शाही भोजन कक्ष में आते हैं और बावर्ची राजा सभी लोगों को अपने हाथ से खाना परोसता है। आपकी ये दावत तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। मैंने आज तक कभी भी ऐसा उपहार नहीं पाया है। ये तो मेरा सौभाग्य है महारानी कि जो मुझे आप दोनों को उपहार देने का मौका मिल रहा है। रानी और महाराज के साथ साथ सभी दरबारी भी पेट भर कर खाना खाते हैं। खीरपुर राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक से दुश्मन अपनी सेना लेकर खीरपुर राज्य पर आक्रमण कर देता है। ये देखकर सभी लोग घबरा गए, पर राजा बावर्ची निडर होकर अकेले ही दुश्मन का सामना करने चला गया। ये क्या राजा, तुम अकेले और बिना हथियार के ही हमसे लड़ने के लिए आ गए? क्या तुम्हारे सैनिक डर से भाग गए हैं? नहीं, ना मेरे सैनिक कहीं भागे हैं और ना ही मैं आपसे लड़ने के लिए आया हूँ। तो क्या बिना लड़े ही हार मानने के लिए आए हो? नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। मैंने सोचा कि आप बड़ी दूर से पैदल यात्रा करके आए हैं, बहुत थक गए होंगे। क्यों ना आप ये युद्ध का विचार छोड़कर विश्राम करें और मैं आपके लिए अपने हाथों से स्वादिष्ट पकवान बनाऊं। ये कैसी बातें कर रहे हो राजा? तुम अपने दुश्मन के लिए भोजन बनाओगे, वो भी अपने हाथों से? कहीं इसमें तुम्हारी कोई चाल तो नहीं? हाँ, मैं अपने हाथों से भोजन बनाऊंगा और जब तक मैं आपको दुश्मन नहीं मानता, आप मेरे दुश्मन नहीं हैं और इसमें मेरी कोई चाल नहीं है। आप मेरा यकीन कीजिए। दुश्मन राजा सचमुच दूर से आने की वजह से भूखा और प्यासा था, इसलिए वो अपनी पूरी सेना लेकर राजा बावर्ची के साथ उनके महल में आ जाता है, जहां राजा बावर्ची अपने हाथों से सभी के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। कहीं इस भोजन में जहर तो नहीं मिलाया है आपने? राजा बावर्ची सबके सामने पहले खुद सभी पकवानों को चखते हैं, जिससे दुश्मन राजा की ये शंका दूर हो जाती है और उसके बाद दुश्मन राजा बड़े ही चाव से कई बार स्वादिष्ट पकवान पेट भर कर खाते हैं। हमें आपके हाथ का बना भोजन बहुत पसंद आया महाराज, और आपकी ये सेवा देखकर मैंने युद्ध का विचार छोड़ दिया है और आपसे दोस्ती करने का फैसला लिया है। इस तरह से अपने भोजन बनाने के हुनर और अपनी सादगी और बुद्धिमत्ता की वजह से राजा बावर्ची ने कई युद्धों को रोककर अपने दुश्मनों को भी अपना दोस्त बना लिया, जिससे वो पूरी दुनिया में बावर्ची राजा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। राजा राम सिंह का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी बचपन से ही कुबड़ी थी, इसलिए राजा उसे बेटे से कम प्यार करता था। मुझे तो लगता है इसका कुबड़ कभी खत्म नहीं होगा। हाँ महाराज, मैंने कई वैद्यों को दिखाया, पर सभी का कहना है कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए जो कि अपाहिज हो। पर महाराज, है तो बेटी ही ना, अब इसका क्या करेंगे? मुझे राज्य को संभालने के लिए एक राजकुमार की जरूरत है। हम इसे किसी को दान कर देंगे। पर इस कुबड़ी लड़की का कोई क्या करेगा? ये तो किसी काम की नहीं है। सही कहा। इसे कोई नहीं रखेगा। हम इसे जंगल में कहीं छोड़ देते हैं। राजा ने अपनी बेटी को बुलाया। बेटा, क्या तुम हमारे साथ जंगल में शिकार पर चलोगी? हाँ पिताजी, मैं आऊंगी। ठीक है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ।
आज हम तुम्हें भी अपने साथ लेकर चलेंगे, ठीक है? ठीक है पिताजी, मैं अभी आती हूँ। राजा और राजकुमारी दोनों घोड़े पर बैठकर जंगल के लिए निकल पड़े। राजा अपने पास वाले जंगल को छोड़कर बहुत दूर घाटी के पीछे वाले जंगल में राजकुमारी को लेकर गया। पिताजी, हम तो बहुत दूर आ गए हैं। हाँ बेटा, आज हम दूर के जंगल में ही शिकार करेंगे। जंगल में पहुंचने पर राजा ने राजकुमारी को घोड़े से नीचे उतार दिया। मैं थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ, कहीं कोई शिकार दिखाई दिया तो फिर तुम्हें बुलाता हूँ। तब तक तुम यहीं बैठी रहो, ठीक है? ठीक है पिताजी, जल्दी आइएगा। राजा अपने घोड़े पर बैठा और जंगल से बाहर निकलकर अपने महल में वापस आ गया। मैंने उस मनहूस को जंगल में छोड़ दिया है। अब से हमारा सिर्फ एक ही बेटा है और वही आगे चलकर हमारे राज्य को संभालेगा। अच्छा किया आपने, वैसे भी वो हमारे किसी काम की नहीं थी। चलिए, आप थक गए होंगे, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। यहाँ जंगल में राजकुमारी राजा के इंतजार में बैठी रही। इंतजार करते करते रात हो गई, पर राजा वापस नहीं आया। कहीं पिताजी पर कोई आफत तो नहीं आ गई? हे भगवान, पिताजी अच्छे से तो होंगे ना? कहीं किसी जानवर ने उन पर हमला तो नहीं कर दिया? मैं खुद ही चलकर देखती हूँ। राजकुमारी जंगल में इधर उधर भटकने लगी। पिताजी, कहाँ हो आप? राजकुमारी ने बहुत आवाज लगाई, पर उसे कहीं भी राजा दिखाई नहीं दिया। वो बहुत निराश हो गई। हे भगवान, पिताजी जहाँ भी हो उन्हें सुरक्षित रखना। राजकुमारी दिन भर से भूखी थी और भटक भटक कर थक गई थी और उसे बहुत जोर से नींद भी आ रही थी, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे जाकर सो गई। अगले दिन सवेरा हुआ तो राजकुमारी को फिर से भूख लगने लगी। हे भगवान, कहीं कोई फल मिल जाए, बहुत भूख लगी है। राजकुमारी जंगल में अंदर की तरफ चली गई, जहां उसे फल के पेड़ दिखाई दिए। राजकुमारी ने उनसे फल तोड़े और अपनी भूख मिटा ली। दिन भर राजकुमारी राजा को जंगल में ढूंढती रही, पर उसे राजा नहीं मिला। लगता है पिताजी अब वापस नहीं आएंगे। अब मुझे इसी जंगल में रहना पड़ेगा। राजकुमारी ने जंगल में ही रहना शुरू कर दिया। अब वो धीरे धीरे जंगल को ही अपना घर समझने लगी। उसने यहाँ पर अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और उसमें कुछ खाने पीने की चीजें रखी। एक दिन राजकुमारी को यहाँ पर एक हिरन दिखाई दिया, जिसको किसी ने कई तीर मारे थे। राजकुमारी ने उस हिरन को उठाया और अपने झोपड़े में लेकर गई। जैसे ही राजकुमारी ने उस हिरन को दवाई लगाई, वो एक आदमी में बदल गया। तुम कौन हो बेटी, और यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम राजकुमारी हेमलता है। मैं राजा राम सिंह की बेटी हूँ और इसी जंगल में रहती हूँ। मैं एक जादूगर हूँ और एक ऋषि ने मुझे श्राप देकर हिरन बना दिया था। आज तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ और तुम्हें जब कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कहना। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा। आज से तुम मेरी बेटी जैसी हो, ठीक है? ठीक है बाबा, आप चाहो तो मेरे घर में रह सकते हो। अब वो जादूगर राजकुमारी हेमलता के साथ रहने लगा। बाबा, मुझे खेलने के लिए कुछ गुड़िया चाहिए। जादूगर हवा में अपने हाथ उठाता है और उसके हाथ में एक खूबसूरत सी गुड़िया आ जाती है। ये लो बेटी। आप बहुत अच्छे हो बाबा। यहाँ जंगल में राजकुमारी इस जादूगर के साथ बहुत खुश रहने लगी और दूसरी तरफ अब राजा और रानी भी खुश थे। अच्छा हुआ उस मनहूस से पीछा छूट गया। अब हमारा सिर्फ एक ही बेटा है। राजा और रानी राजकुमार की हर इच्छा को पूरी करने लगे, जिससे राजकुमार बहुत बिगड़ गया था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और राजकुमार बड़ा हो गया। अब वो राजा की कोई बात नहीं मानता था। राजकुमार, आप मेरे साथ चलकर एक बार राज्य सही से देख लें। आगे चलकर आप ही को राजा बनना है। लेकिन मैं राजा नहीं बनना चाहता।
मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आपको जहाँ जाना है चले जाओ। राजकुमार सीधे मुंह राजा से बात तक नहीं करता था और ना ही उनकी इज्जत करता था। एक बार राज्य पर दुश्मन ने हमला किया, पर राजा के पास सैनिकों की कमी थी। राजकुमार, आप भी हमारे साथ लड़ाई में चलिए। मैं किसी से लड़ने नहीं जा रहा हूँ, मुझे अपनी जान प्यारी है। हमारे पास बहुत कम सैनिक हैं और दुश्मन के पास बहुत बड़ी सेना है। अगर तुम नहीं चलोगे तो हम उनसे कैसे जीतेंगे? अरे जिसको जाकर मरना है वो जाकर मरे, मैं कहीं नहीं जा रहा। राजा अकेले ही कुछ सैनिकों को लेकर अपने राज्य को बचाने के लिए चल दिए। जब राजकुमारी हेमलता को पता चला कि उसके राज्य पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है, तो उसने जादूगर से मदद मांगी। बाबा, आप तो जादूगर हैं ना? क्या आप हमारे राज्य को दुश्मनों से बचा सकते हैं? हाँ बेटा, मैं जरूर बचाऊंगा, चलो। जादूगर और राजकुमारी दोनों राजा के पास आए। जादूगर ने अपने जादू से दुश्मन के सैनिकों को मार डाला। आप कौन हैं और हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? राजा जी, मैं एक जादूगर हूँ और आपकी बेटी ने मेरी जान बचाई है, इसलिए आपकी बेटी के कहने पर मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। तुम्हारे इस कुबड़ की वजह से मैंने तुम्हें जंगल में अकेला छोड़ दिया। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं पिताजी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। आप तो मेरे पिता हैं। हे जादूगर, क्या तुम अपने जादू से मेरी बेटी को ठीक कर सकते हो? हाँ राजा जी, अभी कर देता हूँ। जादूगर ने अपने जादू से राजकुमारी को ठीक कर दिया। राजा राजकुमारी को लेकर वापस आया और उसने राज्य की राजगद्दी पर राजकुमारी हेमलता को बिठा दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राहुल नाम का लड़का अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। सुबह के 9 बज चुके हैं राहुल, सोकर उठ जाओ, वरना मैं बर्फ जैसा ठंडा पानी तुम्हारे ऊपर फेंक दूंगा। पापा, बस 1 घंटा और सो लेने दो ना। नहीं, 1 मिनट भी नहीं। राहुल हमेशा सोता रहता था। उसके माता पिता उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। ये लड़का इतना आलसी है, मुझे समझ में नहीं आता कि इसके भविष्य का क्या होगा। राहुल को बस 3 काम पसंद थे: खाना, सोना और सोते हुए सपने देखना। राहुल अक्सर राजकुमारी के साथ शादी करने का सपना देखता था। राहुल उठ जाओ, और कितना सोना है तुम्हें? आपने मुझे गलत टाइम पर उठा दिया पापा, मेरी बस राजकुमारी से शादी होने ही वाली थी। सपने में राजकुमारी से शादी का ये मतलब नहीं कि तुम्हारी असलियत में राजकुमारी से शादी हो जाएगी। अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलो और असल जिंदगी में कुछ करो। एक दिन राहुल के कुछ दोस्त राहुल से मिलने आए। राहुल, आज राजमहल में उत्सव मनाया जा रहा है। हमने सुना है राजकुमारी अपने लिए जीवन साथी का चुनाव करेंगी। क्या तुम हमारे साथ चल रहे हो? हाँ, मैं जरूर चलूंगा। ठीक है, तो आज शाम 6 बजे तैयार मिलना। शाम को राहुल अपने गेट पर बैठा बैठा सो रहा था। उसके दोस्तों ने उसे आकर जगाया। हम बैलगाड़ी ले आए हैं, चलो जल्दी उस पर बैठ जाओ और सोना बंद करो। क्या हम बैलगाड़ी से जाने वाले हैं? और क्या, मैं तुम्हारे लिए 7 घोड़ों का रथ लेकर आऊं? जल्दी इसमें बैठ जाओ। राहुल रास्ते भर सोता रहा। राजमहल पहुंचने पर पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। उत्सव आधे घंटे बाद शुरू होगा, तब तक आप लोग यहीं इंतजार करें। अभी तो उत्सव शुरू होने में काफी समय है, तब तक थोड़ा सो लेता हूँ। राहुल एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और सो गया। फिर वो ऐसा सोया कि 5 घंटों तक सोता रहा। उत्सव शुरू होकर खत्म भी हो गया। जब राहुल की आंख खुली तो आधी रात होने में कुछ ही समय बाकी था। उसके दोस्त महल से बाहर निकल रहे थे। राहुल और उसके दोस्त बैलगाड़ी पर बैठकर घर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में जंगल पड़ता था। जंगल में कुछ डाकू घात लगाए बैठे थे। वे अचानक बंदूक लेकर बैलगाड़ी के सामने आ गए। तुम लोगों के पास जो भी कुछ हो, सब चुपचाप हमारे हवाले कर दो। राहुल उस समय भी सो रहा था। उसके ऊपर डाकुओं की कोई बात का असर नहीं हुआ। राहुल के बाकी दोस्त डर गए और उन्होंने
अपने सारे पैसे डाकुओं को दे दिए। ये लड़का कौन है? ये हमारा दोस्त राहुल है, इसे माफ कर दीजिए, ये हमेशा सोता रहता है। इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने आने पर भी सो रहा है। तुम इसे यहीं छोड़ जाओ, मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये हमेशा के लिए सोना भूल जाएगा। इसे इस घने पेड़ से बांध दो और इसके कपड़े और जूते निकाल दो। कल ये जब खुद को ऐसी नग्न अवस्था में पाएगा तो सोना भूल जाएगा। चोर राहुल को एक पेड़ से बांधकर चले गए। सुबह जब राहुल की आंख खुली तो उसने खुद को बिना कपड़ों और जूतों के पेड़ से बंधा हुआ पाया। और कोई है क्या? कोई मेरी आवाज सुन रहा है? मुझे यहाँ से आजाद करो। मेरे कपड़े कहाँ गए? मुझे यहाँ किसने बांधा है? कोई है तो जवाब दो। घबराओ नहीं, कुछ डाकू तुम्हें यहाँ बांध कर चले गए हैं। तुम कौन बोल रहे हो? मैं यही पेड़ बोल रहा हूँ जिससे तुम्हें बांधा गया है। तुम्हारा मुंह, आँख, नाक किस तरफ है? ठीक तुम्हारे विपरीत दिशा में। क्या तुम मुझे आजाद कर सकते हो? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? तुम हर समय सोते रहते हो, इसीलिए ही तुम आज इस मुसीबत में फंसे हो। अगर तुम सोने की आदत छोड़ दो तो मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूँ। मैं ये आदत छोड़ दूंगा क्योंकि मैंने इसका अंजाम भुगत लिया है। अब तुम मुझे आजाद करो। पेड़ ने अपनी टहनियां झुकाईं और राहुल को आजाद कर दिया। तुम्हारा राज्य खतरे में है। दरअसल राजकुमारी ने जिस लड़के को अपना जीवन साथी चुना है वो लड़का उसी डाकू का बेटा है जिसने तुम्हें यहाँ बांधा था। डाकू और उसका बेटा राजा को मारकर राज्य को हड़पना चाहते हैं। तुम्हें तुरंत जाकर डाकू के लड़के के साथ राजकुमारी के विवाह को रोकना होगा। लेकिन मैं ये काम कैसे करूँगा? इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं इस जंगल का सबसे घना पेड़ हूँ। मेरी शाखाओं में 4 जोड़ी जादुई जूते छिपे हुए हैं। हर जूता एक अलग काम के लिए है। पहले तुम उन जूतों को ढूंढो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सा जूता क्या काम करता है। राहुल ने पेड़ की शाखाओं में छिपे जूतों को खूब मेहनत से ढूंढा। इतना काम तो मैं जिंदगी में पहली बार कर रहा हूँ। मैंने जूते ढूंढ लिए हैं। अब बताओ कौन सा जूता क्या काम करता है? पहले जोड़ी जूते लाल रंग के हैं। तुम इन्हें पहनोगे तो तुम्हारे हाथ में एक दूरबीन आ जाएगी। उस दूरबीन से तुम कितनी भी दूरी तक देख सकते हो। दूसरे जोड़ी जूते पीले रंग के हैं। इन जूतों को पहनते ही तुम्हारे पास किसी न किसी फल का पेड़ उगाएगा। उन फलों से तुम अपनी भूख मिटा सकते हो। तीसरी जोड़ी जूते काले रंग के हैं। उन्हें पहनते ही एक घोड़ा तुम्हारे पास आ जाएगा। उस घोड़े पर बैठकर तुम कहीं भी जा सकते हो। चौथे जोड़ी जूते सफेद रंग के हैं। उन जूतों को पहनते ही तुम्हारे पास एक सुंदर औरत आ जाएगी। ठीक है, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। सबसे पहले कुछ फल खाकर अपनी भूख मिटाता हूँ। राहुल ने जैसे ही पीले जूते पहने उसके पास एक अमरूद का पेड़ उगाया। उसके ताजी और पके हुए अमरूद खाकर राहुल ने अपनी भूख मिटाई। फिर उसने लाल रंग के जूते पहने, जिन्हें पहनते ही उसके हाथ में एक दूरबीन आ गई। दूरबीन से राहुल ने सबसे पहले राजमहल का नजारा देखा। राजकुमारी डाकुओं के बेटे के साथ नाश्ता कर रही थी। उसके बाद राहुल ने डाकुओं को देखा जो राजमहल के पीछे वाले जंगल में छिपे हुए थे। एक बार बस मेरे बेटे की शादी राजकुमार से हो जाए, उसके बाद मेरा बेटा महल में अपनी पैठ बनाकर राजा की हत्या कर देगा और फिर सारा राज्य हमारा होगा। मुझे किसी भी तरह जल्द से जल्द राजा के पास पहुंचकर ये सब राजा को दिखाना होगा। राहुल ने अब काले रंग के जूते पहने उसके सामने एक घोड़ा आ गया। वह घोड़े पर सवार होकर महल की ओर निकल पड़ा। राजमहल पहुंचकर राहुल ने द्वारपालों से कहा, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। तुम अभी राजा से नहीं मिल सकते, कल रात उत्सव था। राजा बहुत थके हुए हैं और सो रहे हैं। तुम कुछ दिन बाद आना। मेरा राजा से मिलना बहुत जरूरी है। द्वारपालों ने राहुल की एक नहीं सुनी और उसे महल में एंट्री नहीं दी। अब मैं क्या करूं? तब राहुल को चौथे जोड़ी जूते यानी सफेद जूते याद आए।
राहुल ने जल्दी से सफेद जूते पहने। तब एक सुंदर औरत पास में प्रकट हुई। तुम पहरेदारों के पास जाओ और उन्हें बातों में उलझाओ। जब सुंदर औरत ने पहरेदारों को बातों में लगा लिया तो राहुल चुपचाप महल के अंदर खिसक लिया। वो राजा के पास पहुंचा और उसने राजा को दूरबीन में सब कुछ दिखाया। अच्छा, तो डाकू के बेटे ने हमारी बेटी को फंसा लिया है। वो मेरी बेटी के साथ विवाह करके मुझे मारना चाहता है। राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजकर डाकू और डाकू के बेटे को पकड़वा लिया। राहुल, तुमने हमें बचाया है, इसके बदले में हम तुम्हें कुछ इनाम देना चाहते हैं। राजा ने अपनी बेटी का हाथ राहुल के हाथों में दे दिया और इस तरह यह कहानी खुशी खुशी खत्म हुई।